Dear learners, welcome to another session on cash flow statement. This is our second video in this series. Let's start this session with some explanations. Non-operating income or profit. Income not concerned with the day-to-day affairs of the business are known as non-operating income. Some of the examples are profit or gain on sale of fixed assets, refund of taxes, receipt of interest, dividend, and compensation. These items are posted at the credit side of profit and loss account, so they increase profit of the business, though it increases cash balance at times, but these income are not from the regular, that is normal day-to-day operations. Hence, non-operating income should be deducted from profit to find out operating net profit. So as the definition says, non-operating income or profit are those incomes or profits that business is not earning from its day-to-day affairs. For example, there is a restaurant and the primary source of income for a restaurant is the sale of food and beverages. But if the same restaurant earn some profit on account of sale of some of its fixed assets, or they get some tax refunds, or they receive interest on investments, or some kind of dividend or some other compensation. So these are not the regular source of income for the restaurant business. So whenever you are receiving some money or there is some profit or gain, it is recorded on the credit side of profit and loss account. And they increase the profit of the business. But this profit or income is not from the regular or the normal day-to-day operations. Hence, in order to calculate net operating profit, we must deduct non-operating income from the profit. So non-operating income या profit क्या है कि कोई भी जो बिजनेस होता है उसका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस की, तो उस रेस्टोरेंट बिजनेस का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या जो नॉर्मल सोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या होगा कि वो जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी खाना या बेवरेजेस वो सेल कर रहे हैं, उससे जो इनकम होती है दैट इज देयर इनकम फ्रॉम देयर डे टू डे और नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज. लेकिन कई बारी क्या होता है कि इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जिससे बिजनेस का इनकम होता है. जैसे कि अगर उन्होंने कोई अपना फिक्स एसेट्स बेचा या उनको कोई टैक्स रिफंड मिला या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स रखे हुए हैं उस इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट मिला या कोई डिविडेंड मिलता है या कोई और कॉम्पनसेशन मिलता है. तो ये जो सारे जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, दीज आर नॉट द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अ रेस्टोरेंट बिजनेस. मतलब ठीक है, यहाँ से इनकम हो गई, अच्छी बात है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में कोई भी इसलिए नहीं आया कि वो फिक्स एसेट्स का सेल करेगा या उस जो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा वो इंटरेस्ट होगा या टैक्स रिफंड्स होंगे. तो जब भी ये सारे इनकम्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और उसकी वजह से बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है. इससे कैश बैलेंस भी हालांकि इंक्रीज होता है कई बार, लेकिन ये रेगुलर या नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से इनकम नहीं है. तो इसीलिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं प्रॉफिट से. जो नेट प्रॉफिट है उससे हम
डिडक्ट करते हैं ताकि हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिल सके। जब हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमारे पास जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ द ईयर और डिफरेंस बिटवीन करंट एंड प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एट नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, देन वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर या तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रीवियस ईयर का बैलेंस और करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी आवर बेस फिगर, जिसके बेसिस पे हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन हो गया, amortization ऑफ intangible एसेट्स हो गया, या amortization ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं। इनकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन हमारे पास से कैश आउटफ्लो नहीं होता है, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। लेट्स मूव फर्दर। Change in current liabilities and current assets except cash। यहां पे एक चीज वापस से मैं आपको रीआइट्रेट कर रहा हूं, कैश। सो when we are talking about cash flow statement, the term cash does not include only the hard cash but it includes cash equivalents as well। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्ड कॉन्टेक्स्ट में कैश टर्म कैश यूज करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हार्ड कैश ही नहीं होता बल्कि जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो भी है। तो यहाँ पे अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स की वैल्यू में जब चेंज होता है तो उसको हम कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एसेट्स। जो करंट एसेट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि वो सारे अकाउंट्स जिनके अगेंस्ट हमें पैसा मिलना है, यानी कि डेटर्स, इन्वेंट्री विच मीन्स स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब जिन एक्सपेंसेस का हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम विच इज बीन अर्न बट स्टिल नॉट रिसीव्ड, यानी कि ऐसा कोई भी इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया है, यानी कि उस इनकम को पाने के लिए हमें जो कुछ भी करना था वो हम कर चुके हैं लेकिन अभी वो इनकम हमें मिली नहीं है। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है एनी इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर maximum for a period of 90 days. This is also something what we have discussed in our previous session. So value of individual current assets may either increase or decrease over a period of time. Change in the value of accounts receivable. अब जो हमने अभी ऊपर जो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे उसमें से हम कुछ को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। Let's suppose the account receivable during the previous year were 80,000 and during the current year it is only 70,000. We assume that account receivable in the beginning must have been collected during the year. Collection from these account receivable will increase cash. Account receivable at the end are part of credit sales made during the year. With the credit sale, profit has increased because sales are shown at the credit side of trading and statement of profit and loss. Cash balance will not increase with the credit sale. It is therefore necessary that account receivable
at the end should be deducted from net profit to ascertain cash received from operation. अब let's understand this in detail. लेट्स सपोज कि जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो था प्रीवियस ईयर का वो था 80,000 और इस साल का जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है वो है हमारा 70,000. तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर था वो हमारे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने कलेक्ट कर लिया होगा. ठीक है, तो जब ये हमारा कलेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ, तो हमारा जो कैश था वो इंक्रीज हो गया. इसी तरीके से जो अकाउंट रिसीवेबल है वो क्रेडिट सेल का पार्ट होता है ड्यूरिंग द ईयर. जो जिस साल का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस साल में हमारा जितना भी क्रेडिट सेल हुआ होगा उसका ही पार्ट होता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल. तो क्रेडिट सेल जो है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने जो सेल है उसको क्रेडिट साइड पे दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन कैश बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ क्रेडिट सेल. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम डिडक्ट कर देंगे नेट प्रॉफिट से, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे को ऑपरेशन से कितना कैश रिसीव हुआ है. इसको हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट अकाउंट रिसीवेबल इन द बिगिनिंग और ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल लेस अकाउंट रिसीवेबल एट द एंड और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको डिडक्ट करेंगे. या ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल और will deduct net increase in account receivable. So in order to understand it further, let's take the same example where the opening balance of account receivable is 80,000 and closing balance is 70,000. तो जो पहला मेथड था हम पहले उसको देखते हैं. Let's assume the operating profit is of 100,000. Cash from operations is equal to operating profit plus accounts receivable in the beginning or opening balance of account receivable less account receivable at the end or closing balance of account receivable. This is the formula or this is the method of calculating cash from operations. So now let's put in figures here. Cash from operations 100,000. This is a figure that we are assuming. Add 80,000 because 80,000 is the opening balance of account receivable. So the total will be 180,000. Now we will less 70,000, which is the closing balance of account receivable. So the cash from operations will be 110,000. So this is how we have calculated the cash from operations using the first method. Now, let's calculate the cash from operations using the second method. Let's assume again the operating profit is 100,000. Second method, what does the formula says? Cash from operation is equal to operating profit plus net decrease in account receivable or net increase in account receivable. This is the second method. So first, let's calculate net increase or decrease in balance. So to calculate the net increase or decrease in balance, what we will do is opening balance minus closing balance of account receivable. तो ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा वो कितना था 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 70,000. तो इन दोनों का डिफरेंस आया 10,000. तो अब हम वापस से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे. सारी वैल्यूज डाल के क्या होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब यहां पे देखो
before putting the values in the formula, let's understand this. As this is showing net decrease, that is closing balance is less than opening balance. Hence, the amount of net decrease will be added to operating profit. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन बैलेंस कैलकुलेट किया तो हमने ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे को नेट डिक्रीज दिख रहा है। नेट डिक्रीज क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारे ओपनिंग बैलेंस से कम है, तो इसलिए नेट डिक्रीज जो है वो हम ऐड कर देंगे एज पर दिस फॉर्मूला विच सेज। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है? कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज 100,000 प्लस नेट डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल और डिडक्ट नेट इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो केस है ये है नेट डिक्रीज का, बिकॉज जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, इट इज लेस देन 80,000 विच इज ओपनिंग बैलेंस, तो नेट डिक्रीज है तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट डिक्रीज इन बैलेंस। सो 100 प्लस 100,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 110,000। सो आप जिस भी मेथड को यूज करो, चाहे तो आप ये करो कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तब भी या आप अगर सेकेंड मेथड यूज करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल और लेस नेट इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। आप जो भी मेथड यूज करो आपका आंसर सेम आएगा। लेट्स मूव फर्दर। चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। Opening inventory appears at the debit side and closing inventory at the credit side of trading and the statement of profit and loss. Opening inventory reduces and closing inventory increases profit without affecting cash. In actual practice, opening inventory must have been disposed of during the year, so brought cash into business. In this way, cash will increase with the opening inventory, and thus this item is to be added to cash from operations. Closing inventory has increased profit, but cash has not been received against it during the year. It will therefore be deducted from net profit for calculation of cash from operations. Let's understand this. ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों की वजह से हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी हमारी वो उस फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको सेल कर दिया। तो जब हमने उसको सेल किया तो क्या हुआ? उसकी वजह से हमारे पास बिजनेस में कैश आया। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री को ऑपरेट नेट प्रॉफिट में ऐड करके कैश फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने हमारा प्रॉफिट तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी तक हमें कैश तो मिला ही नहीं है इस साल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा उसकी वैल्यू को हम नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे ताकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाए। इसका अगर हम फॉर्मूले में बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसको अगर हम आगे समराइज करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्री और नेट इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इसकी भी जो कैलकुलेशन होगी सेम जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरीके से होगी। सो वी विल नॉट डिस्कस अनदर एग्जांपल हियर। सो दिस इज हाउ यू विल डील विद चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री।
Let's move further. Change in the value of prepaid expenses. अब prepaid expenses क्या है? Prepaid expenses are assets, so they are treated like inventory and account receivable. Now, before going into the details of how we will treat the prepaid expenses, let's try and understand what is prepaid expenses. Prepaid expenses are those expenses which are paid in advance by the business. That means the amount has already been paid to the service provider, but the business is yet to receive the services for which the payment has been made. मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि कोई भी खर्चा जिसका हमने एडवांस में पेमेंट किया, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ सर्विसेज लेने के लिए किसी को पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन अभी तक वो सर्विसेज हमें मिली नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे एसेट्स की तरह से होते हैं। तो जैसे हम इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल को हमने ट्रीट किया था, हम उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ट्रीट करेंगे। Expenses paid at the end of the current year as advance for the next year do not reduce profit on actual basis but reduce cash. तो जब भी हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जो एक्सपेंस अकाउंट है, से फॉर एग्जांपल टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस to the telephone expenses are prepaid for ₹300 से फॉर एग्जाम्पल। तो करेंट ईयर का हमारा जो टेलीफोन एक्सपेंसेस है, से फॉर एग्जाम्पल वो है जो टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं वो बुक्स में शो कर रहे हैं 1500 के, उसमें से 300 जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 300 है ये हम माइनस कर देंगे और अमाउंट कॉलम में हम 1200 लिखेंगे। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि हमारा जो 300 का जो अमाउंट है वो हमने पे कर दिया, तो उसकी वजह से हमारा कैश तो 300 से लेस हो गया, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो 300 से लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमने सिर्फ 1500 में से सिर्फ 1200 को ही कंसीडर किया था एज एक्सपेंस, 300 को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में, एंड वो हमारा बैलेंस शीट में शो होगा एज एसेट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है उसको हम नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं ताकि हमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन मिले, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट बिकॉज these expenses are related to current year but paid during the previous year. तो जो 300 रुपए जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस में डाले थे वो हमारा इस साल का खर्चा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको करेंट ईयर का जो है उसको हमने ओपनिंग बैलेंस का प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, बिकॉज ये हमारे करेंट ईयर का एक्सपेंस है लेकिन इसका पेमेंट हमने पिछली साल किया था। इट विल इंक्रीज कैश बैलेंस विदाउट रिड्यूसिंग नेट प्रॉफिट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कैश बैलेंस है वो तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन हमारा नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कैश बैलेंस विल इंक्रीज बिकॉज द पेमेंट विल नॉट बी मेड रिगार्डिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सो द ट्रीटमेंट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। Cash flow from operating activities is equal to operating net profit plus opening balance of prepaid expenses minus closing balance of prepaid expenses. अगर हम इसको समराइज करेंगे तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्लस नेट डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस और नेट इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस. Again, this will the calculations would be same as what we have discussed for accounts receivable. So again, we will not go for an example here, but still, as I've been mentioning in my previous sessions also, if there is any particular topic in which you have doubt or you need further clarification, you can either leave a comment or you can drop a email on the email ID, which I will share with you guys towards the end of this session.
Moving further, change in value of accrued income. Accrued income, I have already explained to you, the income for which whatever was to be done on part of the business has been done, but still the amount has not been received. Income due but not received relating to the current year is shown in balance sheet. This income does not increase cash, but it increases income. Therefore, in order to calculate cash from operation, decrease in accrued income is added and increase in accrued income is deducted. In other words, opening balance of accrued income is deducted and closing balance is added. Change in current liabilities and current assets except cash. Now here in part B of this, we will talk about current liabilities. Till now, we were discussing current assets. Now we are talking about current liabilities. Current liabilities consist of accounts payable, outstanding expenses, bills payable, unearned income, short-term borrowings, etc. And the value of individual current liabilities may either increase or decrease. So let's move further. Change in value of accounts payable. How to deal with the change in value of accounts payable. Now, what are accounts payable? Account payable are those parties who have sold goods on credit to the business. Purchase are shown at the debit side of trading and statement of profit and loss. So the profit reduces the either purchases, whether cash or credit. Cash from operations does not reduce with the part of credit purchase. Opening balance of accounts payable belongs to previous year. So it must be paid during the current year, and thus cash from operation will reduce with this payment. Closing balance of accounts payable have not been paid so far, but they have reduced net profit as part of purchases. In order to ascertain cash from operations, closing balance of accounts payable will be added and opening balance will be deducted. Now, अकाउंट्स पेबल क्या है? अकाउंट्स पेबल उन पार्टीज के अकाउंट है जिन्होंने बिजनेस को क्रेडिट पे सामान बेचा या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की है. अब जब भी हमारे जो परचेजेस हैं वो हम डेबिट साइड पे शो करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. तो जब भी हम इसको डेबिट साइड पे शो करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. अब जब प्रॉफिट कम होगा तो इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो परचेज है वो कैश पे किया है या क्रेडिट पे किया है. लेकिन जब भी हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैश जो है वो हमारा रिड्यूस नहीं होता है. तो पहली चीज. दूसरी चीज, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेबल बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर. जो ओपनिंग बैलेंस है अकाउंट्स पेबल का वो प्रीवियस ईयर का है, तो इसीलिए हम उसको करेंट ईयर में पे कर देंगे. तो जब हम उसको जो हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस है, जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करेंट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा. तो जब हम उसका इस फाइनेंशियल ईयर में या इस अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कैश बैलेंस रिड्यूस होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अकाउंट्स पेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका मतलब ये कि अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे परचेज का पार्ट है, लेकिन हमारे पास से अभी तक कैश गया नहीं है इसके अगेंस्ट में. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेबल जो है उसको हम ऐड कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस जो है उसको हम डिडक्ट करेंगे. इसको हम समराइज कर सकते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल.
या ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, और वी विल डिडक्ट द नेट डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। और इसका भी कैलकुलेशन करने का तरीका जो है वो मोर और लेस हमारा उसी तरीके से होगा जैसे हमने अकाउंट्स रिसीवेबल का किया था। नाउ, change in value of outstanding expenses. It is very common that certain expenses such as wages, salary, rent, and repairs, etc., may become due during the year but remain unpaid. Opening balance of outstanding expenses relates to the previous year, which must have been paid in the beginning of the current year. So cash will reduce with the opening balance. This is why opening balance of outstanding expenses will be deducted. The closing balance of outstanding expenses relating to the current year is still outstanding. These expenses have reduced profit because it would have been debited to the statement of profit and loss, but the cash has not reduced. Expenses are still outstanding. The closing balance of outstanding expenses will be added to the net profit to ascertain cash from operations. Now what happens is कि कई बारी हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं कोशिश करते हैं कि उनका पेमेंट जैसे जैसे हमारे वो एक्सपेंसेस ड्यू हो हम साथ के साथ उसका पेमेंट करते रहे। लेकिन ये सब करने के बाद भी जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस जैसे वेजेस हो गए, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, या रिपेयर्स के छोटे मोटे खर्चे हैं वो अनपेड रह जाते हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा वो है प्रीवियस ईयर का। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो करेंट ईयर है उसके बिगिनिंग में हम प्रीवियस ईयर के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हमने पेमेंट कर दिया। तो जब हमने उनका पेमेंट किया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास से कैश चला गया। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस है उतना कैश हमारे पास से चला गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो आउट ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द करेंट ईयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इसको क्योंकि हमने डेबिट साइड पर डाला है तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया लेकिन ये एक्सपेंसेस अभी तक हमने पे नहीं किए। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में ताकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाए। तो इसको हम समराइज कैसे करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस opening balance of outstanding expenses. Alternatively, what we can do is operating profit plus net increase in outstanding expense or net decrease in outstanding expenses. तो जब भी हम करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों को अपने कैलकुलेशन में कंसीडर करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसको ऐड या डिडक्ट करें एज द केस में भी, या दूसरा ऑप्शन यह है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का हम डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस निकाल के हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज पता चल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द आइटम विच इज इन कंसिडरेशन हम उस नेट इंक्रीज या डिक्रीज को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड या डिडक्ट करेंगे ताकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फिगर मिल जाए। Change in value of unearned income. It is the income received in advance. The income belongs to the next year, but it is received during the current year. The income increases cash, but it does not increase income. Therefore, opening balance of unearned income is deducted and closing balance is added. In other words, increase in unearned income is added and decrease in income is deducted. अब unearned income का मतलब क्या है कि कोई इनकम जो हमें एडवांस में मिल जाए। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव
received advance payment with a order. So we have received the payment, but still the material or the services is not been delivered to the customer. So we have not actually earned this income as of now. तो जब भी हम अनअर्न इनकम की बात करते हैं तो ये क्या है, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है जो हमें अभी मिल गया है। तो जब हमें इनकम मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कैश तो इंक्रीज हो गया बट हमारी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो अनअर्न इनकम का ओपनिंग बैलेंस है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, और क्लोजिंग बैलेंस को हम उसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाए। The effect of inventory, accounts receivable, account payable, outstanding, and prepaid expenses, the formula for calculating cash from operations can be summarized as under. तो अभी तक हमने कुछ जो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के, उस पूरे फॉर्मूले को हम इस ढंग से समराइज कर सकते हैं। कैसे? कैश फ्लो from operating activities is equal to operating profit plus decrease in account receivable plus decrease in prepaid expense plus decrease in accrued income plus increase in account payable plus increase in outstanding expense plus increase in unearned income. So cash flow from operating activities is equal to operating net profit or increase in inventory less increase in account receivable, less increase in prepaid expenses, less increase in accrued income, less decrease in account payable, less decrease in outstanding expense, less decrease in unearned income. तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है उसको हम ऐड करते हैं, और जितना भी हमारा करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है उसको हम ऐड करते हैं। इसी तरीके से जितना भी हमारा करंट एसेट में इंक्रीज होता है उसको हम माइनस करते हैं, और जितना भी हमारा करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है उसको हम पे करते हैं। सो दिस इज द समरी टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Remember, add all decrease in current assets and increase in current liabilities, and less increase in current asset and decrease in current liabilities. So this is how you can calculate. Now let's move further. Cash flow from investing activities. So in our previous session, we have discussed that the cash, all the items which are considered in a cash flow statement are divided into three categories. That is operating activities, investing activities, and financing activities. So till now we have discussed the operating activities. Now we will discuss about investing activities. Cash flow from investing activities. So before that, let's understand what are investing activities. These activities are related to acquisition or disposal of long-term assets, non-operating current assets, and investment, which should result in flow of cash. Disposal of aforesaid assets result in inflow of cash. Thus, inflow and outflow related to acquisition and disposal of assets are shown under this category, and the net effect of this activity is calculated. Examples of cash flow from investing activities are as under. Now, first of all, let's understand what are investing activities. Investing activities का मतलब ये है कि जो भी अमाउंट आपने कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करने में यूज किया है, या कोई भी अमाउंट आपको फिक्स एसेट्स के डिस्पोजल से मिला है, या नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट से मिला है, या किसी इन्वेस्टमेंट से, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट which is of more than 90 days, उसकी वजह से या तो आपके पास कैश आएगा या आपके पास से कैश जाएगा। तो इन
सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एनी अमाउंट दैट यू आर पुटिंग टू सम यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो that is the basic definition you can say, or a very basic feature of investing activity। तो जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से जो भी पैसा आता है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से पैसा आया या हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से पैसा गया। तो उसकी वजह से जो भी नेट इम्पैक्ट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और इसमें कुछ जो एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैटेगरी में कौन सी आती है? परचेज ऑफ लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, purchase of goodwill, proceeds from sale of land and building, proceed from sale of machinery, proceed from sale of investment, proceed from sale of patents, interest received on debentures held as investment, dividend received on shares held as investment, rent received on property held as investment, brokerage paid on purchase of investment. So these are some of the examples which or the business transactions which falls in the category of investing activities when we talk in context of cash flow statement. So this is a format that you can use for calculating cash flow from investing activities. So we have not only presented this format here in the video, but also we are we are sharing the link of this presentation in PDF format in the description of the video. So if you want, you can download this entire presentation from the link provided in the description. Part third, we will talk about financing activities. These activities relate to issue of shares, issue of debentures, loan raised, redemption of debentures, loan, etc. These activities basically relate to change in capital and borrowings of the enterprise which affect flow of cash. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है, यानी कि जो बिजनेस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसमें आपने कुछ भी चेंज किया है, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी विच ऑन अकाउंट ऑफ विच देयर इज अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट। तो अगर आपने शेयर्स इशू किए तो क्या होगा? आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब है आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर्स, आपका वापस से कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप अगर लोन लेते हो, लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा। या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, लोन्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो जिसकी वजह से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, दैट इज टर्म्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। Inflow of cash from financial activity will take place in the following cases. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कई सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो होगा? इश्यू ऑफ शेयर और इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। Increase in value of share capital during the current year in comparison to previous year is supposed to be issue of shares, which will undoubtedly bring cash into business and inflow of cash will take place. It includes issue of both equity as well as preference shares. तो जब भी हम कभी शेयर इशू करते हैं तो वहां पे हमारे को कैश मिलेगा। तो जब भी हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसके दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन देने के। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आपको क्वेश्चन में
एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन कर दे कि शेयर ऑफ 10,000 और 100,000 were issued, or further shares issued of rupees 200,000. The second option is they can present you two balance sheets. So when two balance sheets are presented to you, then you will compare the value of share capital or the different types of shares in both the balance sheets. So say for example, one balance sheet is for year 2000 and one balance sheet is for year 2001. तो 2000 में अगर हमारे कैपिटल का शेयर कैपिटल का बैलेंस था 50,000 और 2001 में हमारे शेयर कैपिटल का बैलेंस है 100,000, तो दैट मींस देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 50,000, मींस shares worth 50,000 were issued during the year, and once you have issued the share, obviously it will result in increase in share capital, or it will result in inflow of cash. Issue of debentures. If additional debentures has been issued during the current year, inflow of cash will take place. Increase in balance of debentures during the current year as compared to previous year is assumed to issue of debentures. तो जब भी आपने अगर डिवेंचर्स इशू किए तब भी आपके पास कैश आएगा, और कैश आने का मतलब है कि आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इंक्रीज इन शेयर कैपिटल और इश्यू ऑफ शेयर्स आप कैसे डिटरमाइन करोगे या कैसे वो इंफॉर्मेशन दिया होगा, सेम अप्लाइज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। या तो क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियरली मेंशन होगा कि कितने के नए डिवेंचर्स इश्यू किए, या 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, आप उसमें दोनों साल के बैलेंस शीट में आप कंपेयर करोगे कि जो डिवेंचर्स अकाउंट है उसका बैलेंस कितना है। अगर प्रीवियस ईयर से इस साल बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब एडिशनल डिवेंचर्स वेयर इशूड। इंक्रीज इन लोन और मॉर्गेज और बॉन्ड्स और नोट्स. If the balance of loan or mortgage increases during the current year, it will be assumed that additional loan has been borrowed and cash flow inside the business has taken place. तो जब भी अगर आपको ये दिखता है कि लोन, मॉर्गेज, बॉन्ड्स, नोट्स, अगर इनके अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इसका मतलब हमने एडिशनल लोन्स लिए हैं, और जब भी आप एडिशनल लोन लोगे तो उसका मतलब है आपके बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है कैश का। Outflow of cash from financing activity will take place when there is a change in value of non-current liabilities which will result in outflow of cash, and following are the examples. कौन सा? redemption of shares, only preference shares, or decrease in share capital. In certain cases, company redeems its redeemable preference shares and thus outflow of cash takes place. Decrease in balance of capital during the current year is assumed to be its redemption. जब भी कभी कंपनीज अपने प्रेफरेंशियल शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि कैश जो है वो बिजनेस से उसका आउटफ्लो हुआ है। और इसमें भी इसको भी कैलकुलेट करने का सेम तरीका, या तो आपके वहां पे क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन में कि इतने अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, या अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया है तो आप जो 2 बैलेंस शीट दी हुई है उन दोनों बैलेंस शीट को कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आप अमाउंट पता कर सकते हो। अगर प्रीवियस बैलेंस शीट में अमाउंट, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में अमाउंट ज्यादा है और करंट ईयर के बैलेंस शीट में अमाउंट कम है, इसका मतलब कि जो शेयर्स हैं वो रिडीम किए गए हैं। Repayment or redemption of debentures. Debentures are the loan taken by the company. These debentures are redeemed as per the terms of issue. Redemption of debentures will result in outflow of cash. Decrease in value of debenture is assumed to be payment of debentures. तो डिवेंचर्स के केस में क्या है कि अगर हम डिवेंचर्स जब भी है हम इशू करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होते हैं या कुछ टर्म्स होते हैं।
जिसमें ये स्पेसिफाई होता है कि हम डिबेंचर्स को कितने टाइम बाद रीपे करेंगे या उनका रिडेम्पशन होगा। तो जब भी हम डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करेंगे तो ऑब्वियसली कैश जो है वो बिजनेस से आउटफ्लो होगा, और इसको भी हम ठीक उसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए पता किया था कि हमारे कितने वैल्यू के शेयर्स का हमने रिडेम्पशन किया है। पेमेंट ऑफ or decrease in loan or mortgage. In case of payment of loan on mortgage, cash will reduce and outflow of cash will take place. इसी तरीके से अगर आपका कोई लोन है, मॉर्गेज अगर आपने उसका पेमेंट किया है, तब भी हमारा कैश का आउटफ्लो होगा, और जब भी आउटफ्लो होगा तो इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन कैश। और इसको भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, अदरवाइज आप दोनों बैलेंस शीट्स को कंपेयर करके कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंटरिम और फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। तो जब भी आप डिविडेंड का पेमेंट करते हो, चाहे तो वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स पे, तब भी आपका कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब चाहे तो वो बैंक लोन हो या डिवेंचर्स हो, अगर आप उस पर भी इंटरेस्ट पे करते हो तब भी आपका कैश आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज एंड अंडरराइटिंग कमीशन। अब ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग कमीशन क्या है कि ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग जो है, दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो आप डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कुछ भी जब आप मार्केट में इशू करते हो, उस टाइम पे आपको ब्रोकरेज या अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है। तो दीज आर वन टाइम एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन ये जो ब्रोकरेज या अंडरराइटिंग कमीशन है, ये हम दे रहे हैं किस लिए? शेयर्स या डिवेंचर्स के लिए। और शेयर्स और डिवेंचर्स जो है, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग कमीशन को भी हम कंसीडर करते हैं while calculating cash flow from financing activities। तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ना रख के या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ ना रख के फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ रखते हैं। Remember one thing, bank overdraft and cash credit are to be taken as part of short-term borrowings, not as component of cash or cash equivalent. प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन की बात करते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड कंफर्म टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक होना चाहिए। और उसके लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं? कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एडजस्ट द चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला हमने, उसके बाद में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं, उसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे या वो वर्कआउट कर लेंगे। उसके बाद एनालाइज ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच विल गिव राइज to the following two phenomena: cash flow from financing activities and cash flow from investing activities। तो उसके बाद में जो हमारे नॉन करेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उनमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम उनको एनालाइज करेंगे, और उसको एनालाइज करके हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। Now here remember one thing very clearly, it is not necessary कि जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसी तरीके से जब आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वो भी नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। यानी कि वो चेंजेस करके आपका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है,
उसका कंपैरिजन अगर आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करोगे तो वो हो सकता है कि कम भी हो जाए, हो सकता है वो ज्यादा भी हो जाए। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या है, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो लेंगे, उसके बाद में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो जितने भी हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उसको हमें जो भी प्लस करना है माइनस करना है वो हम करेंगे एज द एज डिपेंडिंग ऑन द आइटम। उसके बाद में by the end of this part A we will get net cash from or used in operating activities। उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में पार्ट बी cash from investing activities। So this is the standard format and you cannot fiddle around with this। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप investing activities पहले लेके चले जाओ और operating activities आप लास्ट में लेके आ जाओ। You cannot do that। You must follow this standard format। So cash flow from investing activities proceed from sale of tangible fixed assets, intangible fixed assets, non-current investment, interest and dividend received, rent received, जो भी आपका है वो सारा आप ऐड करोगे और परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आप इन सबको डिडक्ट करोगे तो इट विल गिव यू नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस माइनस जो भी होगा। अगर माइनस है तो मतलब है आपने यूज किया है और अगर प्लस है तो ये नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में वी विल टॉक अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये थर्ड पार्ट में हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया। इसमें हम से इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेस करेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड को लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये सारे आइटम्स माइनस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको हम कैसे निकालेंगे? A, that is cash from operating activities, B, the cash from investing activities, and C, cash or cash from financing activity। इन तीनों का टोटल कर लेंगे। इन तीनों का टोटल करने के बाद जो हमारी बैलेंस शीट है जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें जो हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट है उसको ऐड करेंगे। देन फाइनली वी विल गेट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द year। So this is how we prepare the cash flow statement in indirect method। So that's pretty much in today's session। In next session we will discuss about how to deal with the additional information provided at the end of the question। Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button and do subscribe to our channel. And when you are subscribing, please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connect2letsmaster@gmail.com, and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.